को फिजिक्स के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि प्रिज्म क्या है और प्रिज्म, संपूर्ण प्रिज्म का हल आज ही आपको पता चल जाएगा कि इस लेक्चर में हम पूरा का पूरा प्रिज्म ख़त्म करने जा रहे हैं कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म आपको एक जो इमेज दिख रही है उसमें चार फल की एक आकृति होती है जिसमें चार फेसेस होते हैं। तो वही आपकी तीन तरफ से तीन प्लेनों से झुका हुआ होता है, उसी को हम प्रिज्म कहते हैं। तो हम चलिए आगे की ओर हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम बता दें कि आज ही हम प्रिज्म स्टार्ट करेंगे और पूरे लेक्चर को, ये मैराथन लेक्चर थोड़ा होगा लंबा, तो इसमें प्रिज्म को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रिज्म क्या है, चलिए अब स्टार्ट हो गया है। प्रिज्म क्या है, पहली बात तो हम बात कर रहे हैं कि रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ द लाइट थ्रू द प्रिज्म। ये चैप्टर है हमारे पास, यानी रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। यानी रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन और डिस्पर्जन का मतलब वर्ण विक्षेपण किस प्रकार से हमारे प्रिज्म में होता है, वो हम आपको एक इमेजिनेशन के द्वारा दिखाएंगे भी, और पूरी तरीके से इसका एक अपवर्तन, उसका रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशंस भी बताएंगे क्या है। तो सर्वप्रथम हम स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रिज्म क्या है। प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम होता है जो झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। जो झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ था, इन पृष्ठों को अपवर्तनांक पृष्ठ तथा इनके बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। और इनके बीच का जो यह समतल से घिरा होता है, इन पृष्ठों के अपवर्तनांक पृष्ठ तथा उनके बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्या है इसी में। तो ये रहा प्रिज्म। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का रिफ्रैक्शन, यानी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। तो माना ABC एक प्रिज्म है, ABC आपका एक प्रिज्म होगा, ठीक है, BC एक प्रिज्म है। इस प्रकार की आकृति आपकी प्रिज्म की होती है, जो कि अभी हम आगे आपको एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट भी करेंगे, जिसमें A एक अपवर्तन कोण, ये कहलाता है आपका प्रिज्म कोण कहो या अपवर्तन कोण कहो, बात एक ही है। माना एक वर्णीय प्रकाश किरण PQ, जब यहाँ से आप एक वर्णीय प्रकाश किरण PQ को डालते हैं तो अपवर्तन पृष्ठ A पर पड़ती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर हम लोग इस पर अभिलंब ड्रा करते हैं तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है और फिर आगे की ओर चलती चली जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा अपतन कोण यहाँ पर जो अभिलंब के साथ बनाता है वो I हो जाता है। चलिए हम एक डायग्राम बनाए हैं इस, और किरण का अपवर्तन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो जाता है, जो कि झुकाव के साथ ये अपवर्तन कोण हो गया, ये आपतित कोण I आपका हो गया, अपवर्तन कोण स्मॉल r हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो डायग्राम हमने बनाया उसमें कौन सा आपतित कोण है, कौन अपवर्तन कोण, और किस तरीके से अपवर्तन होता है प्रिज्म का। तो हम P और Q एक इमेज को डालते हैं, एक वर्णीय प्रकाश हो जाएगा। एक वर्णीय प्रकाश का मतलब ये तात्पर्य है कि एक वर्णीय प्रकाश जिसकी सिंगल वेवलेंथ हो, उसमें एक ही वेवलेंथ हो, यानी एक ही कलर हम मान सकते हैं कि जैसे कि हमने सोडियम लाइट डाल सकते हैं, उसकी वेवलेंथ 5893 होती है, उससे उसका भी उपयोग कर सकते हैं और लेज़र लाइट का भी उपयोग कर सकते हैं। मैक्सिमम प्रयोगशालाओं में हम लोग सोडियम लाइट का 5893 का उपयोग करते हैं, इसकी एंगस्ट्रॉम इतनी वेवलेंथ होती है, यह एक पीला कलर होता है। ठीक है, तो अब इसका उपयोग हम लोग मैक्सिमम जगह पर कर ही लेते हैं। तो अब हमारे पास रहा ये आपका, यहाँ पर PQ हमारी क्या हो गई, आपतित किरण हो गई, ये आपतन कोण हो गया, R क्या हो गया, अपवर्तन कोण हो गया। जब यह किरण आप दूसरे फलक A और C से पास होती है तब क्या होता है कि इसमें भी अपवर्तन की घटना होती है। अगर अभिलंब हम MRE ड्रा कर लें तो यह अभिलंब से बाहर की ओर, दूर की ओर झुक जाएगी, क्योंकि यह सघन माध्यम N से विरल माध्यम की ओर जा रही है, वायु अथवा फ्री स्पेस में जा रही है, तो यह क्या होती है कि इधर की ओर झुक जाती है। चलिए अब बात करते हैं, अब चलिए डेरिवेशन कुछ शुरू करते हैं इनसे। अब तो हम लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से आपतित किरण
आपतित किरण क्यू आर पृष्ठ AC पर अभिलंब MRE से दूर हट जाती है तथा RS वायु से वायु में निकल जाती है तथा आपतन कोण R डैश तथा निर्गम कोण I डैश इसी पर PQRS किरण का मार्ग से आपतित होती है तथा किरण PQ को आगे बढ़ने पर तथा RS को पीछे बढ़ाने पर D बिंदु पर काटती है। इन दोनों किरणों के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। यानी हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर आपतित किरण हमारी PQ है, इसको आगे बढ़ा दो, और अपवर्तित जो प्रिज्म से बाहर निकल रही है RS किरण, इसको अगर हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यह D पॉइंट पर इसको काटती है। तो जो D पॉइंट पर दोनों आपतित किरण अपवर्तित किरण जो बाहर निकल गई, उसके बीच में जो ये कोण बनता है, इसी को कहते हैं हम विचलन कोण। और विचलन कोण को हमेशा डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है, विचलन कोण। ठीक है, इसी को हम कहते हैं विचलन कोण। चलिए अब हम विचलन कोण और अपवर्तनांक के बीच में एक जो है संबंध रिलेशन स्थापित कर लेते हैं कि उसके बीच में क्या क्या रिलेशन होते हैं। चलिए हमारे पास अब नई डेफिनेशन, ये नई हेडिंग प्रिज्म के अपवर्तनांक की हम गणना कर लेते हैं कि प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होता है। तो चित्र जो कि अभी हमारे पास दिखाया गया था उसके अनुसार से हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और चित्र देख लेते हैं। तो चित्र हम लोग देखते हैं, चित्र 1 के अनुसार त्रिभुज QDR में जो हमारा डेल्टा है विचलन कोण, और तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं कि इसी चित्र में देखते हैं और चित्र के अनुसार ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या है हमारे पास अगली डेफिनेशंस के लिए। तो हम लोग चित्र की बात देख लेते हैं। QD और R में अगर त्रिभुज हम लेते हैं QDR, अगर हमने ये त्रिभुज आपका ले लिया यानी QDR, जहाँ पर ये कोण क्या हो जाएगा I माइनस R हो जाएगा, और इधर वाला ये कोण हो जाएगा आपका I डैश माइनस R डैश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके सामने का कोण संगत कोण होते हैं, I के बराबर होते हैं, तो I में से R घट जाएगा, वही I माइनस R यहाँ पर आ जाएगा, I डैश माइनस R डैश इधर आ जाएगा। तो अब हम लोग एकांतर कोण की यहाँ पर बात करते हैं कि डेल्टा इक्वल टू द विचलन कोण की बात हम करते हैं। तो विचलन कोण इक्वल टू द एंगल ऑफ DQR प्लस एंगल ऑफ सामने के दोनों एंगलों के बराबर हो गए, दोनों त्रिभुज के दोनों एंगलों के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका DQR आ गया, दूसरा DRQ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें एंगल को लिख लेते हैं कि एंगल क्या है। तो डेल्टा इक्वल टू द हमारे पास आ जाएगा, ये एंगल हो जाएगा I माइनस R और प्लस हो जाएगा I डैश माइनस R डैश। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम लोग करें तो I डैश को एक साथ लिखें और R डैश को एक साथ लिखें, ये माइनस साइन उसके लिए कॉमन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। अब हम लोग कैलकुलेट यहाँ पर कर लेते हैं कि अपवर्तन के लिए, तो यहाँ पर हमारे लिए जो डेल्टा निकल के आ जाएगा वह I प्लस I डैश, और एक मिनट, जो हमारा यहाँ पर डेल्टा निकल के आएगा वह I प्लस I डैश और माइनस R माइनस R डैश के बराबर आ जाएगा इक्वेशन 1। फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं, और चूँकि स्नेल के नियम की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो स्नेल के नियम का उपयोग करेंगे ही, तो ये इक्वेशन हमारी 1 छूट गई। अब हम देखते हैं कि इसी में त्रिभुज की बात हम लोग करते हैं। तो जब हम यहाँ पर एक बात देखते हैं कि प्रिज्म में चतुर्भुज, जो चतुर्भुज है हमारा, चतुर्भुज अगर हम लोग ले लें तो AQER चतुर्भुज हमने ले लिया, एक चतुर्भुज AQER, ये वाला हम लोग अगर चतुर्भुज लें, ये वाला चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपको पता होता है 360 डिग्री होता है।
ठीक है। तो 360 डिग्री की बात हम लोग यहाँ पर चतुर्भुज ये ले लेते हैं और उसमें हम लोग देख लेते हैं कि एंगल निकाल लेते हैं कि त्रिभुज के जो एंगल हैं, अब ए क्यू ई, जो हमारा जो त्रिभुज का एंगल है ए क्यू ई ई, और यह बराबर है किसके, ए आर ई के, क्योंकि यह 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, दोनों 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लंब है। ये लंब जो ड्रा है इधर से, इसके ऊपर ये लंब है, ये ई और एम ए और सी पे लंब है, अतः ये 90 डिग्री का एंगल होगा, इधर भी 90 डिग्री का एंगल होगा। इस प्रकार से हमारा ए क्यू ई इक्वल टू द ए आर ई इक्वल टू द 90 डिग्री आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 डाल के छोड़ सकते हैं हम। चलिए अब हम थोड़ा इसको हटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इसी त्रिभुज में क्या होता है। तो चलिए हम थोड़ा और इसको हल करते हैं विधिवत तरीके से। तो हमारे पास जो आ गया कि एंगल ऑफ ए और प्लस एंगल ऑफ, अगर हम एक त्रिभुज की बात कहें यहाँ पर, ये एंगल ऑफ ए हो जाएगा प्लस एंगल ऑफ क्यू हो जाएगा और प्लस एंगल ऑफ ई हो जाएगा और प्लस एंगल ऑफ आर, यह हो जाएगा। यह आपका 360 के हो जाएंगे दोनों, तो हम लोग 360 के इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू द 360 हो जाएंगे। ये चतुर्भुज जो हमारा है उसकी बात कर रहे हैं कि ए क्यू ई आर में, ठीक है। अब हम लोग इसी पर देख लेते हैं, ये 90 डिग्री का है हमारा और आर भी 90 डिग्री का है, ठीक है। तो एंगल ऑफ क्यू 90 डिग्री का है और एंगल ऑफ आर 90 डिग्री का है, तो हम इसी में आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या डेटा रहेगा। तो एंगल ऑफ ए प्लस ये 90 और प्लस एंगल ऑफ ई एक प्लस 90 और यह आपका आ जाएगा 360। चलिए आगे चल के हम इसको बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशंस को, हमारे पास क्या क्या इक्वेशंस बची हुई है। तो इस पेज पे हम लोग फ़िलहाल इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ ई इक्वल टू द 360 माइनस 180 हो जाएगा, क्योंकि 90 वो जुड़ जाएंगे। तो ए प्लस ई इक्वल टू द हमारे पास जो वैल्यू आ गई 180 आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 2 डाल के इसको छोड़ सकते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस इक्वेशन का उपयोग कर लेंगे। अब हम बात इसी त्रिभुज की करते हैं कि हमारा, चलिए अब हम त्रिभुज की बात जो कर रहे हैं, तो इसी त्रिभुज की में इसी में देख लेते हैं कि जो हमारा प्रिज्म के बाद में है, तो आर प्लस आर डैश इक्वल टू द हमारा ये हो जाता है ए के। तो आर ये हो गया, आर प्लस आर डैश इक्वल टू द हमारा ए कैपिटल ए के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरीके से तो हाँ हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, ये वैल्यू हम थर्ड है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वह किस तरीके से आ जाएगी कि डेल्टा इक्वल टू द आई प्लस आई डैश प्लस माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, जहाँ हम जानते हैं कि आई इक्वल टू द आई डैश के होता है और आर इक्वल टू द आर डैश के होता है, ठीक है। तो ट्वाइस आर इक्वल टू द ए के हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आर इक्वल टू द ए बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम लोग आई प्लस आई डैश है
तो आर बराबर a/2 है। तो आर की वैल्यू अगर हम डेल्टा यहाँ पर लिख दें, न्यूनतम विचलन के केसेस की बात करें तो उसमें रख देते हैं कि समीकरण जो हमारा ये चौथा इक्वेशन बनी थी उसमें हम वैल्यू रख देते हैं। तो हम देखते हैं क्या हमारे पास आएगा डेल्टा एम। तो डेल्टा इक्वल टू द हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस आई माइनस ए। सो आई इक्वल टू द हमारे यहाँ पर निकल के आ गई आई इक्वल टू द 2i इक्वल टू द डेल्टा प्लस ए आ जाएगा। तो आई इक्वल टू द आ जाएगा डेल्टा एम, न्यूनतम आप विचलन की बात कर सकते हो, बाई ट्वाइस आ जाएगा इक्वेशन नंबर, ये आपकी फिफ्थ। अब स्नेल के नियम का उपयोग करने पर तो हमारे पास स्नेल के नियम का उपयोग करने पर तब जब जैसे हम लोग यहाँ पर स्नेल का नियम का उपयोग करते हैं तो n इक्वल टू द साइन आई बाई साइन आर होता है। ठीक है, तो हम लोग आई और आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 4 ऑफ पिछली इक्वेशन से। तो हम जैसे ही इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई ट्वाइस अपान साइन ए बाई ट्वाइस, यानी जो भी हमारा प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है वह प्रिज्म पर इंसिडेंट लाइट के एंगल की अपेक्षा जो है प्रिज्म के एंगल और विचलन कोण पर निर्भर करता है। यानी हम जो निकाल सकते हैं किसी भी प्रिज्म का अपवर्तनांक, यानी प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक, वह उसका अगर हमें विचलन कोण पता चल जाए, न्यूनतम विचलन और प्रिज्म का एंगल पता चल जाए तो हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं। अब हम पतले प्रिज्म के विचलन की बात यहीं पर कर सकते हैं। चलिए अब हम पतले प्रिज्म के विचलन की बात करते हैं। ठीक है, अब हम पतले प्रिज्म जो कहा कि पतला प्रिज्म क्या होता है, जब हम पतले प्रिज्म अर्थात जो कोण ए है तो वह कोण ए इक्वल टू द होना चाहिए 5 डिग्री का, लगभग ये ए की जो वैल्यू है वो 5 डिग्री के नियर अबाउट होती है, उसी को हम कहते हैं पतला प्रिज्म। ठीक है, यानी इसी में बाई प्रिज्म होता है जो कि 30 डिग्री का 30 मिनट का एक एंगल होता है, दूसरा एंगल 30 मिनट का होता है और तीसरा आप जानते हो 179 डिग्री का हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो हमारे पास पतले प्रिज्म हैं तो उनकी उनमें जो है मिनिमम एंगल जो है मैक्सिमम एंगल 5 डिग्री का होना चाहिए। तो उस केसेस में है जो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई ए है जो हमारे पास, अगर हम देखते हैं ए प्लस डेल्टा एम बाई ट्वाइस, यह बराबर हो जाना चाहिए किसके, ए प्लस डेल्टा एम बाई ट्वाइस के। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारा जो कास a/2 है ये भी a/2 के बराबर हो जाना चाहिए, न्यूनतम विचलन के केसेस की बात है। तो न्यूटन जैसे हम ये अबव इक्वेशन में इक्वेशन रखते हैं ये समीकरण, तो हमारी जो वैल्यू आ जाती है वह आ जाती है कि हमें पता है कि n इक्वल टू द साइन ए डेल्टा ए बाई ए होगा। तो हम जैसे उसमें तो a प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे a/2 ये रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब a इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास बचेगा n इंटू ए इक्वल टू द a प्लस डेल्टा m यहाँ पर बचा। चलिए और हम डेल्टा m निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो डेल्टा m निकाल लेंगे तो a माइनस का इधर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक अगर कॉमन ले लेते हो तो n-1, ये हमारी न्यूनतम विचलन की कंडीशंस में हमारा डेल्टा m कितना आया, यह हमारा निकल आया।
चलिए यहीं पर हमारा प्रिज्म के अपवर्तन का फार्मूला प्रूव होता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसी में देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहा आपका प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन तो अथवा वर्ण विक्षेपण, ठीक है, डेविएशन एंड डिस्पर्जन बाय लाइट्स। हमें पता है कि जब श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों के प्रकाशों का मिश्रण होता है, जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर डाली जाती है वह विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। इसी क्रिया को जो है इसी प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर डाली जाती है तो वह विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। और यही वर्ण विक्षेपण की असली डेफिनेशन है। तो जो हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे वर्ण विक्षेपण स्पेक्ट्रम कहते हैं अथवा डिस्पर्जन स्पेक्ट्रा कहते हैं। किसी पदार्थिक माध्यम में प्रकाश के अलग अलग रंगों की चाल भिन्न भिन्न होती है। हमें पता है कि जब हम प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सघन माध्यम में डालते हैं, यानी कह सकते हो पारदर्शी माध्यम हो गया जैसे लाइक कांच, तो कांच में जैसे हम डालते हैं तो प्रकाश के जो कलर्स हैं 7 कलर्स में जो विभक्त श्वेत प्रकाश है उसके 7 कलर होते हैं। 7 कलर में जब वो विभक्त होती है तो उसके 7 कलरों की स्पीड अलग अलग होती है। सबसे ज़्यादा स्पीड आपकी रेड की होती है, सबसे कम आपकी वायलेट की होती है। तो वह अपने अपने रंगों में प्रकाश के रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश की वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कांच में बैंगनी प्रकाश की चाल सबसे कम तथा लाल प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। इसी कारण बैंगनी प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, जो कि मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। यानी बैंगनी प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है वह सबसे अधिक हो जाएगा क्योंकि उसकी चाल सबसे कम होती है, और लाल प्रकाश की जो है चाल सबसे अधिक होती है, इसलिए उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। चलिए हम वर्ण विक्षेपण को एक ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ग्राफिक्स क्या है। चलिए अब आपको दिखा रहे हैं कि जब वर्ण विक्षेपण के में जब हम श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म पे पड़ता है तो वह अपने कलर्स में विभक्त हो जाता है। इसी प्रकार से मैंने कहा कि सबसे कम विचलन हमारा रेड का होता है, तो रेड हमारा ये है, और सबसे अधिक विचलन हमारा किसका होता है, वायलेट का हो जाता है। तो रेड और वायलेट के बीच में ये 7 कलर्स के रूप में इसी तरीके से हमारा दिखाया गया है। जिस तरीके से उसी तरीके से हमारा प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं कि इसी स्पेक्ट्रम को कहा जाता है डिस्पर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि डिस्पर्जन स्पेक्ट्रा है पूरा। तो हम लोग यही बात कर लेते हैं कि आप देख सकते हैं कि हम लोग श्वेत प्रकाश यहाँ से डाल रहे हैं और श्वेत प्रकाश अपना 7 कलर्स में विभक्त हो जाता है। तो जिसकी चाल सबसे ज़्यादा है उसका विचलन सबसे कम, जिसकी चाल सबसे ज़्यादा है उसका विचलन सर्वाधिक हो जाता है। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं। आपको यहाँ पर एक ग्राफिक्स के माध्यम से ये समझा दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा कि कलर किस तरीके से विभक्त होते हैं। अब वर्ण विक्षेपण में मान लेते हैं कि लाल रंग का विचलन सबसे कम था तथा बैंगनी रंग आपका सबसे नीचे था। ये दोनों किरणों को अगर हम पीछे की ओर मिलाते हैं तो दोनों के बीच में जो एंगल आ जाता है वो थीटा एंगल होता है। इसको हम थीटा कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं कि इन दोनों के बीच का जो विचलन कोण होता है उसी को, ठीक है, कोणीय विक्षेपण कहते हैं। यानी मान लिया प्रकाश जब श्वेत प्रकाश अपने जो 2 रंगों में जो डेविएशन आता है, विचलन आता है, विचलन को अगर हम बढ़ा लें पीछे तो दोनों किरणों के बीच जो विचलन होता है, विचलन का जो कोण होता है उसी को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अतः कोणीय मान लिया जाए कि आपको यहाँ पर हम मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं कि बैंगनी प्रकाश के लिए जो बैंगनी प्रकाश है, प्रकाश उसका अपवर्तनांक है वो NV हो गया, और जो लाल प्रकाश है उसका जो अपवर्तनांक हो गया वो NR हो गया। तो कोणीय
जो वर्ण विक्षेपण है आपका कोणीय वर्ण विक्षेपण, जो कोणीय वर्ण विक्षेपण है वह आपका आ जाता है थीटा इक्वल टू द ये हो जाएगा आपका अगर डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर आ जाएगा। ठीक है, तो अब डेल्टा बी और डेल्टा आर हम लोग निकालने की कोशिश कर लें। डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर क्या है, तो चलिए इस पेज पे ही निकाल लेते हैं हम लोग। तो डेल्टा आर इक्वल टू द आपका आ जाएगा एन आर माइनस 1 इंटू कैपिटल ए, जो कि हमने अभी पढ़ चुके हैं। प्रिज्म का जो डेविएशन होता था डेल्टा इक्वल टू द जो है ए इंटू एन माइनस 1 अभी हमने पढ़ा था, उसी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारा डेल्टा बी इक्वल टू द निकल आएगा, यहाँ एन बी माइनस 1 इंटू कैपिटल ए है। अगर हम यहीं पर बात करते हैं कि निकालने की, तो हमारे पास जो थीटा इक्वल टू द आ जाएगा वह डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर हो जाएगा। जब डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर हो जाएगा तो हम लोग अगर डेल्टा बी की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो एन बी माइनस 1 इंटू ए माइनस एन आर माइनस 1 इंटू कैपिटल ए। तो 1 और 1 आपके ये संख्या और ये संख्या आपकी कट जाएगी, तो हमारे पास जो थीटा इक्वल टू द निकल के आ जाएगा, जो हमारे पास थीटा निकल के आ जाएगा वह हमारे पास हो जाएगा एन बी माइनस एन आर इंटू कैपिटल ए हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो यह हमारा आ गया कि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं। तो हम वर्ण विक्षेपण क्षमता की बात हम लोग करते हैं कि कोणीय वर्ण विक्षेपण, तो आपको ये दिया गया है, डेफिनेशन भी मैंने लिख दिया है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गम दो रंगों की किरणों के बीच का उन रंगों का कोण जो कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो प्रकाश के दो रंग बैंगनी और लाल के लिए हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया अभी। अब हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट जो हेडिंग है वह आ जाती है कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो बैंगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यवर्ती किरणों के विचलन कोण के अनुपात को कोणीय प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। यानी मान लिया जाए कि आपका जो है, अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो दोनों के बीच में अगर ये मान लिया जाए कि आपका कोई प्रिज्म है, तो अब प्रिज्म में से अगर हम देख लिया जाए कि ये डेविएशन मान लिया जाए बैंगनी प्रकाश के लिए हो गया और ये डेविएशन, ये किरण आपकी रेड प्रकाश है, तो अब इनके बीच ये आगे जाके मिलेंगी। और तीसरी किरण आपकी जो मध्यवर्ती प्रकाश होता है वो वायलेट होता है, वाई, तो वाई प्रकाश इधर हो जाता है। तो अब ये इनका कहने का मतलब है जो कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है जिसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, तो ओमेगा बराबर ओमेगा इक्वल टू द ये कहलाती है डेफिनेशन कि इन दोनों के बीच का जो कोणीय वर्ण विक्षेपण है और बीच वाले का जो वर्ण विक्षेपण है, तो उनके बीच का जो अनुपात है वही आपका कहलाता है ओमेगा। चलिए अब हम डेफिनेशंस में जस्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है। तो फिलहाल इतने में हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें पता है कि डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर इक्वल टू द हमने अभी निकाला है, वह एन बी माइनस एन आर इंटू ए के बराबर हो गई। इसी तरीके से हम लोगों डेल्टा वाई निकालने की कोशिश करो तो डेल्टा वाई इक्वल टू द एन वाई माइनस 1 हो जाएगी।
तो कोणीय वर्ण विक्षेपण की डिफिनीशन यही कहती है कि ये जो कोणीय वर्ण विक्षेपण ये है और तथा मध्यवर्ती प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की जो डेल्टा जो हमारा निकल के आया, तो उसके बीच का विचलन कोण के अनुपात को, यानी कोणीय जो हमारे रेड और वायलेट है उसका कोणीय वर्ण विक्षेपण, और इसके जो विचलन कोण है, किसका विचलन कोण आ गया, मध्यवर्ती प्रकाश के, उसी के बीच का जो कोण अनुपात होता है वही ओमेगा कहलाता है। यानी ओमेगा इक्वल टू द हम लिख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशंस के रूप में। तो ओमेगा इक्वल टू द आपका ये है कि डेल्टा थीटा वाई डेल्टा वाई कह सकते हो, जहाँ पर थीटा अभी हम लोगों ने निकाल लिया था, थीटा इक्वल टू द डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर है, बाई यहाँ पर डेल्टा वाई इक्वल टू द डेल्टा वाई है, यहाँ पर डेल्टा वाई हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसी तरीके से डेल्टा वी इक्वल टू द हम लोग निकाल ही लिए हैं, तो एन अपूर्णांक के रूप में एन बी माइनस एन आर बाई ये आप इंटू ए हो जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर एन वाई माइनस 1 इंटू कैपिटल ए, क्योंकि जो हमारा मध्यवर्ती प्रकाश होता है वह एलो होता है, तो हमारे पास इक्वेशन जो बची वह एन बी माइनस एन आर बाई इतनी बची। तो ओमेगा इक्वल टू द आप निकाल भी सकते हो, तो अगर हम एन बी माइनस एन आर डिवाइड बाई एन वाई माइनस 1, यानी और अच्छे से हम लिखें तो अब पेज को हटाते हैं और नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास ओमेगा कोणीय वर्ण विक्षेपण आ गई वह हमारे पास एन बी माइनस एन आर बाई एन वाई माइनस 1, ये केसेस हमारे पास बन गया। फाइनल हमारी डिफिनीशंस ये आ गई, इसी को कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो यह यहीं पर हमारा फिलहाल प्रिज्म का हमने दिखा दिया, प्रिज्म स्पेक्ट्रम क्या है, डिस्पर्जन स्पेक्ट्रम भी हमने आपको दिखा दिए, और कोणीय वर्ण विक्षेपण भी बता दिया, ठीक है। और कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा भी आपको दिखा दिया कि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा क्या है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा क्या हुआ, कोणीय वर्ण विक्षेपण और मध्यवर्ती प्रकाश का जो है डेविएशन एंगल, उसी के जो अनुपात को ही कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, जिसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हमारा आ गया। तो अब दूसरी इसी में एक नियम और है इस चैप्टर में, जिसे हम ये कहते हैं कि रिले जीन्स का नियम, यानी हम ये कह सकते हैं कि रमन प्रभाव क्या है। चलिए इसको हम कल आपको ख़त्म करते हैं, आज हम फिलहाल इतना ही ख़त्म करते हैं, इसके बाद आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। हाँ, जय हिंद।